नमस्कार दोस्तों, बुल बियरन चैनल में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। चलिए हम आज ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है। जी हाँ, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें निवेश के जोखिम क्या हैं, निवेश करने का फ़ायदा क्या है, आज हम और बात करेंगे। 100+ यूनिकॉर्न्स की क्या कहानी है, इस बारे में भी बात करेंगे। भारत के भविष्य को समझने के लिए इसकी क्या कुंजी है। हम केवल बड़ी कंपनियों की बात नहीं करेंगे बल्कि उस जोश और नवाचार इनोवेशन की बात भी करेंगे जिसने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यानी कि इकोसिस्टम बना दिया। स्टार्टअप भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सबसे बड़ा इंजन है। हम देखेंगे कि एक स्टार्टअप का डीएनए क्या होता है और क्यों जोखिम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यूनिकॉर्न की परिभाषा और जेएएम क्रांति क्या है। सबसे पहले तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करते हैं कि एक स्टार्टअप सिर्फ एक नया व्यवसाय ही नहीं बल्कि यह एक स्केलेबल टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल है। और जब यह मॉडल $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ का मूल्यांकन वैल्यूएशन पार करता है तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। भारत में यह क्रांति अचानक नहीं हुई। इसकी नींव सरकार ने जेएएम ट्रिनिटी यानी कि जन धन आधार मोबाइल से रखी। आधार ने एक डिजिटल पहचान दी, जन धन ने वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया और मोबाइल डाटा ने इसको एक नई पहचान दी और हर भारतीय के हाथ में एक बैंक खाता भी पहुंच गया। यह नींव ही फिनटेक और ई कॉमर्स की क्रांति की जननी कही जाती है। अब बात करते हैं इसको कितना सरकारी समर्थन मिला और पुल फैक्टर क्या है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल ने लाइसेंसिंग और कराधान टैक्सेशन को सरल बनाकर पुश फैक्टर का काम किया, लेकिन अधिक शक्तिशाली पुल फैक्टर यानी कि समस्याओं को समाधान करने की ज़रूरत। भारत की बड़ी आबादी, लॉजिस्टिक और विभिन्न भाषाएं, ये चुनौतियां ही स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई हैं। जी हाँ, उदाहरण के लिए किसानों की समस्या को हल करने वाला एग्रीटेक या स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने वाला हेल्थ टेक। चुनौतियां ही जितनी बड़ी, स्टार्टअप का समाधान भी उतना ही शक्तिशाली था। फिनटेक का उदय और वैश्विक नेतृत्व। फिनटेक ने भारत को वैश्विक नेता बना दिया। इसका कारण है कि हमारा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई ने 1 सेकंड में अरबों रुपए के लेन देन को भी संभव बना दिया। यह किसी भी बैंक के ऐप को एक दूसरे से जोड़ता है। केस स्टडी, पेटीएम कैसे एक वॉलेट से फुल स्टैक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बना। जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म ने कैसे निवेश को सरल बनाकर लाखों आम भारतीयों को स्टॉक मार्केट से जोड़ दिया। हम देखेंगे कि P2P लैंडिंग यानी कि पीयर टू पीयर लैंडिंग और डिजिटल इंश्योरेंस ने कैसे वित्तीय सेवाओं का लोकतंत्रीकरण कर दिया। चलिए बात करते हैं ई कॉमर्स, डिलीवरी और ONDC की क्षमता की। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के प्रभुत्व के बावजूद डिलीवरी और ई कॉमर्स सेक्टर का विकास जारी है। जी हाँ, जोमेटो और स्विगी ने भारतीय शहरों के खाने की आदत ही बदल दी। लेकिन अब सबसे बड़ा गेम चेंजर है ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी हाँ, ONDC का लक्ष्य ई कॉमर्स को यूपीआई की तरह ही डिसेंट्रलाइज करना है। यह छोटे विक्रेताओं यानी सेलर्स को बड़े प्लेटफॉर्म के बिना भी डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देता है। यदि ONDC सफल होता है तो यह ई कॉमर्स में एकाधिकार मोनोपोली को एक साथ खत्म कर सकता है। SaaS का वैश्विक उत्पाद। भारत ने हमेशा सेवाएं यानी सर्विसेज निर्यात की हैं, लेकिन अब हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में भारतीय कंपनियां जैसे फ्रेशवर्क और जोहो.com वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर बेच रही हैं। SaaS का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे बनाने की लागत भारत में काफ़ी कम होती है।
लेकिन बेचने की क्षमता पूरी दुनिया में होती है। यह दिखाता है कि भारतीय प्रतिभाएं अब न केवल एक दूसरे के लिए कोड लिख रही हैं बल्कि खुद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिकता का भी निर्माण कर रही हैं। अब बात करते हैं फंडिंग चक्र और वीसी का गणित क्या है। जी हाँ, इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा यानी कि पूंजी कैपिटल हम फंडिंग के रास्तों को समझते हैं। सीड, सीरीज ए बी सी डैश IPO ऑब्लिक एग्जिट। वेंचर कैपिटल वीसी का गणित क्रूर होता है। वे जानते हैं कि उनके 10 में से 8 निवेश असफल होते हैं, इसलिए वे उस एक सफल निवेश को 100 गुना रिटर्न की उम्मीद करते हैं ताकि बाकियों का घाटा पूरा हो सके। वीसी माइंडसेट किसी बिजनेस के वर्तमान राजस्व को नहीं बल्कि उसके TAM यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट और भविष्य में मार्केट को हथियाने की क्षमता को दर्शाता है। अब बात करते हैं बड़े जोखिम, गवर्नेंस और प्रॉफिटेबिलिटी की। स्टार्टअप हमेशा आकर्षक नहीं होते। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई यूनिकॉर्न जैसे बायोजीज को वित्तीय गंभीरता से जूझना पड़ा और परिचालन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कई स्टार्टअप ने केवल विकास, ग्रोथ पर ध्यान दिया, ग्राहक बनाने के लिए हमेशा पैसे को बर्न लेट यानी पैसे को जलाया, लेकिन लाभ कमाने का कोई टिकाऊ उनके पास में कोई टिकाऊ मॉडल नहीं था। निवेशक अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की जगह सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर दे रहे हैं। चलिए बायोजूस के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। ये एक ऐसा यूनिकॉर्न है जिसने भारतीय स्टार्टअप जगत में बड़ा उछाल और चुनौतियां पैदा की। बायोजूस की स्टडी हमें सिखाती है कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या अंतर है। सन 2011 में स्थापित इस कंपनी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को रटने की बजाय विजुअल और लर्निंग में की ओर बढ़ने के लिए आकर्षित किया। उस समय कोविड के दौरान स्कूल बंद थे तथा इसीलिए इसका विस्फोटक रूप से विस्तार हुआ। इसका मूल्यांकन $22 बिलियन तक पहुंच गया, जिसने भारत के सबसे बड़े मूल्यवान डेकाकार्न में से ये एक बन गया। इसकी विस्तार नीति, इसने आकाश एजुकेशनल सर्विस को खरीदा ताकि अलग अलग सेक्टर्स में अपना ये विस्तार बढ़ा सके। इसका बर्न रेट बहुत अधिक था, यानी कि ₹1 कमाने के लिए इसने 2 या 3 रुपये तक मार्केटिंग पर खर्च किया, जो एक गलत रणनीति भी हो सकती थी। ऑडिट और रिपोर्टिंग में भी देरी के कारण निवेशकों का विश्वास इससे कई बार डगमगाया। कानूनी तथा रूप से भी इसको कई बार एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स या फंड न मिलने की शिकायत पर भी कंपनी पर कई बार निशान लगे। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता भी लाना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आगे बूम लाएंगे, जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। चलिए ऐसे 3 अलग अलग टॉपिक्स पर हम संक्षेप में आपको बताते हैं। नंबर 1 है स्पेस टेक। जी हाँ, स्पेस टेक यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पिक्सल और स्काई रूट जैसी कंपनियां भारत को निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में ले जा रही हैं। नंबर 2 है AI एंड डीप टेक टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग अब कृषि, स्वास्थ्य और रक्षा में भी होना है। 3 और सबसे महत्वपूर्ण है क्लाइमेट टेक। जी हाँ, जलवायु प्रौद्योगिकी, स्थायी ऊर्जा समाधान और कार्बन फुटप्रिंट कम करने वाला यह बिजनेस है। कुल मिलाकर भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक जोखिम भरा है लेकिन अत्यधिक पुरस्कृत बाजार है। इसमें आप एज ए निवेशक, एज ए कर्मचारी या एज ए संस्थापक के रूप में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद बनाया है। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आपको और बनाते रहेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले एक और इसी तरह के नए टॉपिक पर फिर आपसे भविष्य में आगे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।